नमस्कार, मैं ताराचंद डोडवाड़िया आपका हिंदी साहित्य की क्लास में स्वागत है। हिंदी साहित्य का पहला बिंदु लेते हैं अपन काव्य शास्त्र का। काव्य शास्त्र का जो सबसे आसान सा बिंदु है वह है छंद। छंद क्या है, छंद शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका अर्थ क्या है, छंद की परिभाषा क्या है, छंदों का अध्ययन साहित्य जगत में कहाँ से शुरू हुआ इत्यादि बिंदुओं के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिएगा, छंद शब्द की व्युत्पत्ति, छंद शब्द की रचना संस्कृत की छंद या चंद धातु में ऐसुन प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, ऐसुन प्रत्यय के जुड़ने से हुई है, जिसका शब्दकोश में अर्थ ग्रहण किया जाता है प्रश्न करना, आच्छादित करना, या फिर बांधना। अर्थात जब छंद धातु में अशुन प्रत्यय जुड़ता है तो उसका अर्थ होता है प्रश्न करना, आच्छादित करना, बांधना। अब अपन देखते हैं छंद की परिभाषा के बारे में। छंद की परिभाषा, छंद की परिभाषा पढ़ने से पहले छंद से संबंधित जो परिभाषा से संबंधित कुछ सूत्रों का अध्ययन करेंगे, सूत्रों की जानकारी पढ़ लेंगे, जिसमें पहला सूत्र है यदक्षर परिमाण, यदक्षर परिमाण तत्छंद है। अब इस सूत्र का अर्थ क्या है, सूत्र के भाव, सूत्र का अर्थ क्या स्पष्ट होता है। देखिएगा, यहाँ पर अक्षर और परिमाण अर्थात ऐसी रचना जिसमें अक्षरों की मात्राओं का अध्ययन किया जाता है, अक्षरों की मात्राओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा इसका सूत्र है जातीय व्याख्या मर्यादा छंद है। अर्थात ऐसी रचना जिसमें मात्राओं एवं वर्णों के नियमों का पालन किया जाता है, नियमों का पालन किया जाता है, वह छंद की परिभाषा को स्पष्ट करता है। इन दोनों सूत्रों के माध्यम से जो परिभाषा निकलकर आती है वो परिभाषा इस प्रकार है कि ऐसी रचना जिसमें यति, गति, चरण, दल, मात्रा, गण इत्यादि का ध्यान रखा जाता है, इत्यादि के नियमों से बनी होती है, वह रचना छंद कहलाती है। अर्थात ऐसी रचना जो यति, गति, चरण, दल,
मात्रा, गण इत्यादि के नियमों से बंधी होती है छंद कहलाती है। छंद कहलाती है। तो ये तो हुई इसकी परिभाषा, जिसमें यति, गति, चरण, दल, मात्रा, गण इत्यादि का बंधन होता है, इत्यादि का ध्यान रखा जाता है। अब अपन देखते हैं कि साहित्य जगत में छंदों का प्रयोग कहां से शुरू हुआ। छंदों का प्रयोग कहां से शुरू हुआ? देखिए बच्चों, छंदों का प्रयोग साहित्य में वैदिक काल से ही होता रहा। वैदिक साहित्य में छंदों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है हमारे जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे पुराना जो अपना वेद है वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10वें मंडल के 90वें सूक्त के 90वें मंत्र में सर्वप्रथम इसका उल्लेख देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। देखिए ये जो छंद है, यह है छंद वेद पुरुष के पैर अंग के रूप में माना गया है। किसके रूप में माना गया है? पैर अंग के रूप में माना गया है। अर्थात जो वेदांग है, वेदांगों की संख्या है 6, जिसमें छंद है, व्याकरण है, ज्योतिष है, निरुक्त है और कल्प है। इसमें पैर अंग का उल्लेख छंद के रूप में पढ़ने को मिलता है। अब अपन देखते हैं छंदों का वर्गीकरण। छंदों का वर्गीकरण सर्वप्रथम 2 रूपों में वेदों के आधार पर ही, वैदिक साहित्य के आधार पर किया गया है, जो इस प्रकार है। तो पढ़ते हैं छंदों का वर्गीकरण। छंदों को प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वैदिक छंद और दूसरा है लौकिक छंद। अर्थात हमारी जो वैदिक भाषा थी, हमारा जो वैदिक साहित्य था, वैदिक साहित्य में वैदिक छंदों का प्रयोग किया गया था। और हमारा जो आज का साहित्य है, लौकिक साहित्य है, इस लौकिक साहित्य में वर्तमान जो छंद अपन पढ़ते हैं, उन सब का उल्लेख वैदिक साहित्य के अलावा लौकिक साहित्य में किया जाता है। अपने सिलेबस में लौकिक छंदों को पढ़ा जाता है, लौकिक छंदों का अध्ययन किया जाता है। तो अपन वर्गीकरण पढ़ेंगे लौकिक छंदों के अनुसार। लौकिक छंद अर्थात लौकिक छंद को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, वे जिसमें से पहला है वर्णिक छंद, जिसको वार्तिक छंद भी बोलते हैं, जिसको वर्ण छंद भी बोलते हैं। और दूसरा है मात्रिक छंद, जिसको जाति छंद भी बोलते हैं। वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। वर्णिक छंदों के और मात्रिक छंदों के फिर से 3 भेद पढ़ने को मिलते हैं। वर्णिक छंद का पहला भेद है सम वर्ण छंद, दूसरा है अर्धसम
वर्ण छंद, और तीसरा है विषम छंद। इसी प्रकार से मात्रिक छंदों को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, दूसरा है अर्धसममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद, और तीसरा है विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। मुख्य रूप से छंदों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वर्णिक छंद, जिसे अपन वर्ण छंद भी कहते हैं। दूसरा है मात्रिक छंद, जिसे अपन जाति छंद भी कहते हैं। फिर से इन दोनों को 3 भागों में बांटा गया है। वर्णिक छंद के 3 भेद हैं और मात्रिक छंद के भी 3 भेद हैं। पहला है समवर्ण छंद, दूसरा है अर्धसमवर्ण छंद, और तीसरा है विषम वर्ण छंद। इसी प्रकार से मात्रिक छंदों को भी 3 भागों में बांटा गया है। सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। देखिए मैं, ये सम क्या होता है, अर्धसम क्या होता है, विषम क्या होता है। छंद को चरणों के आधार पर पढ़ा जाता है। एक छंद में 4 चरण होते हैं और उन चरणों के आधार पर इसको सम, अर्धसम और विषम छंद कहा जाता है। सम छंद का अर्थ है, सम छंद कौन सा छंद कहलाता है, वह है छंद जिसके चारों चरणों में समान लक्षण पाए जाते हैं। चारों चरणों में समान लक्षण पाए जाते हैं। कौन सा होता है समछंद, वह है छंद जिसके चारों चरणों में समान लक्षण पाए जाते हैं, वह है समवर्ण छंद कहलाता है। और इसी को अपन मात्रिक छंद के रूप में भी पढ़ लेंगे कि वह छंद जिसके चारों चरणों में समान मात्राएं पाई जाती हैं, अर्थात जहां पर चारों चरणों में समान वर्ण लक्षण पाए जाते हैं वो समवर्णिक छंद, और जिसके चारों चरणों में समान मात्राएं पाई जाती हैं वहां सममात्रिक छंद होता है। दूसरा है अर्धसमवर्ण छंद या अर्धसमवर्णिक छंद, अर्थात वह है छंद जिसके आधे चरणों में आधे चरणों अर्थात पहले और तीसरे चरण में यानी विषम चरणों में और दूसरे और चौथे यानी सम चरणों में समान लक्षण पाए जाते हैं, अर्थात वह है छंद जिसके आधे चरणों यानी पहले और तीसरे चरण में और दूसरे और चौथे चरण में समान लक्षण पाए जाते हैं, वह छंद अर्धसम छंद कहलाता है। यदि वर्णिक है, समान वर्ण लक्षण पाए जाते हैं तो अर्धसम वर्ण छंद, और यदि समान मात्राएं पाई जाती हैं दो चरणों में तो वह अर्धसम मात्रिक छंद कहलाता है। तीसरा है विषम छंद, चाहे वो मात्रिक हो या वर्णिक, विषम छंद अर्थात वह छंद जिसके सभी चरण असमान
लक्षणों से युक्त होते हैं, असमान लक्षण पाए जाते हैं। सभी चरणों में असमान लक्षण पाए जाते हैं, जिसके सभी चरणों में असमान लक्षण पाए जाते हैं वह विषम छंद कहलाता है। यदि वह वर्ण छंद है तो विषम वर्ण छंद, और यदि वह मात्रिक छंद है तो विषम मात्रिक छंद कहलाता है। अब अपन इसके आगे देखते हैं तो सम छंद के भी भेद किए गए, चाहे वो समवर्णित छंद हो चाहे कि वह सममात्रिक छंद हो। सम छंद जो होता है समय छंद, मात्रिक भी हो और चाहे वार्णिक हो, इसके भी दो भेद किए गए हैं। एक होता है साधारण छंद, एक होता है साधारण छंद और दूसरा होता है दंडक छंद। दंडक छंद, पहले अपन वर्ण छंद के बारे में देख लेते हैं। वर्ण या वार्णिक सम छंद। देखिए ना, इसमें क्या होता है, समवर्णिक छंद में क्या होता है कि जो साधारण समवर्ण छंद होता है, साधारण समवर्ण छंद में 1 से 26 तक वर्ण संख्या पाई जाती है। 1 से 26 तक वर्ण संख्या पाई जाती है, वह तो क्या कहलाता है, 1 से 26 तक वर्ण संख्या पाई जाती है, वह तो समय साधारण छंद कहलाता है। और यदि 26 से अधिक वर्ण संख्या पाई जाती है, 26 से अधिक वर्ण संख्या पाई जाती है तो वह दंडक सम छंद कहलाता है। अब अपन देखें मात्रिक छंद के बारे में, मात्रिक सम छंद के बारे में। तो इसमें क्या होता है, इसको भी वही दो भागों में बांटा गया है। पहला है साधारण मात्रिक छंद और दूसरा है दंडक मात्रिक छंद। दंडक मात्रिक छंद, साधारण मात्रिक छंद में 1 से 32 तक मात्राएं होती हैं। 1 से 32 तक साधारण मात्रिक छंद में मात्राएं पाई जाती हैं और 32 से अधिक मात्राएं जिस छंद में पाई जाती हैं वह दंडक मात्रिक छंद कहलाता है। तो ये सामान्य वर्गीकरण हुआ छंदों का। छंदों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, वर्ण छंद और मात्रिक छंद। वर्ण छंद को 3 भागों में बांटा गया है और मात्रिक छंद को भी 3 भागों में बांटा गया है। समवर्ण छंद, अर्ध समवर्ण छंद और विषम वर्ण छंद। इसी प्रकार से मात्रिक छंदों में भी 3 भेद हैं, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। साधारण छंद को फिर से 2 भागों में बांटा गया, चाहे वो मात्रिक समछंद हो चाहे कि वार्णिक समछंद हो। पहला भेद होता है साधारण और दूसरा होता है दंडक। साधारण में जो वर्ण छंद है इसमें 1 से 26 तक वर्ण संख्या पाई जाती है और जो दंडक छंद होता है इसमें 26 से अधिक वर्ण संख्या होती है। मात्रिक छंदों में 1 से 32 तक जो मात्राएं होती हैं, 1 से 32 तक जो मात्राएं होती हैं वो साधारण मात्रिक छंद कहलाता है और 32 से अधिक मात्रा संख्याओं वाला जो छंद होता है वो दंडक मात्रिक छंद कहलाता है। अब अपन इससे आगे की बिंदु लेते हैं। छंदों से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं जिसके आधार पर छंद आगे बढ़ते हैं, छंदों को पढ़ा जाता है। ये शब्दावलियां कौन कौन सी हैं? छंदों की
शब्दावलियां। देखिए, आपने परिभाषा में देखा था कि ऐसी रचना जिसमें यति, गति, चरण, दल, मात्रा, गण इत्यादि से बंधी हुई रचना ही छंद कहलाती है। तो जो आपने परिभाषा में शब्द पढ़े थे उन शब्दों को अपन जानेंगे, उन शब्दों के बारे में अपन पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं। जैसे पहला शब्द है अपना यति। देखिए बेटा, यति का शाब्दिक अर्थ होता है विश्राम। यति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विश्राम। विश्राम यानी कि विराम। विश्राम यानी कि विराम। अर्थात ऐसी रचना, अर्थात जहां पर छंद को पढ़ते समय विराम लिया जाता है, छंद को पढ़ते समय पाठक के द्वारा रुका जाता है, उसे यति कहते हैं। किसे कहते हैं यति? छंद को पढ़ते समय पाठक के द्वारा जो अल्प समय का विश्राम लिया जाता है, अल्प समय के लिए रुका जाता है, अल्प समय के लिए जो उसका विराम होता है, रुकना होता है, वह यति कहलाती है। दूसरा है गति। दूसरा शब्द है गति। गति क्या है? छंद को पढ़ते समय, छंद को पढ़ते समय जो उतार चढ़ाव यानी आरोह है अवरोह है, आरोह है अवरोह है प्रकट होता है। आरोह है अवरोह है अर्थात छंद को पढ़ते समय पाठक के द्वारा जब अपनी आवाज को तेज और धीमा किया जाता है, कभी बुलंद आवाज में पढ़ता है तो कभी वह धीमी आवाज में पढ़ता है, उसी आरोह अवरोह को, उसी उतार चढ़ाव को गति कहते हैं। चरण। देखना, अभी अपन ने पढ़ा है कि प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। एक छंद 4 चरणों में बटा होता है। अर्थात जब छंद का अध्ययन किया जाता है तो उस छंद को पढ़ते समय उसे चरणों में पढ़ा जाता है और एक छंद 4 चरणों में बटा होता है। अर्थात छंद को पढ़ते समय जहां 4 जगह पर विश्राम होता है, यानी वही उसका एक चरण पूरा हो जाता है। अर्थात जहां पर यति होती है, छंद को पढ़ते समय जहां विश्राम किया जाता है, जहां विराम लिया जाता है, जहां पर यति होती है, वही एक चरण होता है। आगे है दल। देखिएगा, प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं, लेकिन 4 चरणों को दलों में कैसे बांटते हैं? एक चरण, एक दल जो होता है वो 2 चरणों का होता है, 2 चरणों का एक दल होता है, 2 चरणों का एक दल होता है। इस प्रकार बता सकते हैं कि एक छंद में कितने चरण होंगे? भाई 2 चरणों का एक दल हुआ, तो एक छंद में 4 चरण होते हैं, तो कितने दल हुए? 2 दल। अर्थात एक छंद में 2 दल होते हैं, एक छंद में 2 दल होते हैं। अब ये 4 शब्द जो थे, इसके आगे अपन चलते हैं मात्रा। मात्रा क्या है? देखिए बेटा, छंदों में सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है वह है मात्रा। मात्राओं का ज्ञान छंदों को पढ़ने के लिए होना जरूरी है। बिना मात्राओं के ज्ञान के छंद पढ़ा नहीं जाता। सबसे पहले अपन जानेंगे मात्रा क्या है, किसे कहते हैं मात्रा। देखिए क्या है मात्रा।
स्वर के उच्चारण में, स्वर के उच्चारण में लगने समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। अब अपन अध्ययन करेंगे कि मात्रा है क्या, अर्थात मात्राएं कितनी होती हैं और मात्राओं का प्रयोग कहाँ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मात्राओं की संख्या। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, कितनी होती हैं मात्राएं? मात्राओं की संख्या होती है जी 2। कितनी होती है मात्राएं? 2 मात्राएं होती हैं। पहला है ह्रस्व मात्रा। पहली मात्रा कौन सी है? ह्रस्व मात्रा, जिसे लघु मात्रा भी कहते हैं। जिसे कौन सी मात्रा कहते हैं? लघु मात्रा। लघु मात्रा का जो प्रतीक होता है, लघु मात्रा का जो प्रतीक होता है वो होती है खड़ी पाई। लघु मात्रा का प्रतीक होता है खड़ी पाई। क्या बोलते इसे? खड़ी पाई। इसकी संख्या 1 होती है। संख्या कितनी होती है लघु मात्रा की? ह्रस्व मात्रा की संख्या कितनी होती है? 1। दूसरी है दीर्घ मात्रा। दूसरी मात्रा कौन सी है? दीर्घ मात्रा, जिसे गुरु मात्रा भी पढ़ते हैं। जिसे कौन सी मात्रा पढ़ते हैं? गुरु मात्रा पढ़ते हैं। और इसका प्रतीक होता है वक्र रेखा। गुरु मात्रा का प्रतीक क्या होता है? वक्र रेखा, यानी टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा होती है वह है गुरु मात्रा होती है। और इसकी संख्या होती है 2। अब मात्राओं की संख्या क्या है ये तो अपन ने निर्धारित कर लिया कि एक मात्रा कौन सी होती है, 2 मात्रा कौन सी होती है, प्रतीक क्या होता है, उपनाम क्या होता है। लेकिन कौन सी मात्रा कहाँ लगती है? देखिए बेटा जी, इसके कुछ नियम हैं। मात्राओं के नियम, मात्राओं के नियम 7-8 नियमों का अपन अध्ययन करेंगे कि कहाँ कौन सी मात्रा लगती है। पहला नियम है कि मात्रा सदैव स्वर वर्ण पर ही लगती है। स्वर वर्ण पर ही व्यंजन पर कभी कोई मात्रा नहीं लगती। व्यंजन की मात्रा होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस वर्ण में स्वर नहीं होता वह आधा होता है, वह हलंत होता है, वह अधूरा होता है। इसलिए जहां स्वर होगा वही मात्रा लगेगी। दूसरी, लघु स्वर, लघु या जिसको अपन ह्रस्व स्वर पढ़ते हैं, लघु स्वर कौन कौन से हैं? ए, ई, छोटा ऊ, री और ली। हालांकि ली जो स्वर है यह संस्कृत का स्वर है, लेकिन अपन इसको हिंदी में भी छंदों के रूप में पढ़ते हैं। तो लघु स्वर यानी कि ए, ई, उ, री और री, इनके सदैव एक मात्रा लगती है। इनके सदैव लघु मात्रा ही लगती है। लघु मात्रा ही लगती है। 5 वर्ण हैं, 5 स्वर हैं, ए, ई, उ, री और री। इनको सदैव लघु मात्रा या ह्रस्व स्वर माना जाता है। अगला नियम है, यदि ह्रस्व स्वर
यानी लघु स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से? ए, ई, उ, री। इनके तुरंत बाद, स्वर के तुरंत बाद यदि कोई आधा अक्षर विसर्ग संयुक्त वर्ण लगता, संयुक्त वर्ण होता है तो लघु यानी ह्रस्व स्वर भी दीर्घ मात्रा लगती है। ह्रस्व स्वर की भी दीर्घ मात्रा लगती है। चौथा नियम है यदि ह्रस्व स्वर के बाद कोई आधा अक्षर विसर्ग संयुक्ताक्षर होता है। यदि ह्रस्व स्वर के बाद कोई आधा अक्षर विसर्ग संयुक्ताक्षर होता है और उसके बाद यदि है, क्या है वर्ण लिखा हुआ है वर्ण लिखा है तो ह्रस्व स्वर ह्रस्व ही रहता है। ह्रस्व स्वर ह्रस्व ही रहता है। इसके बाद में अगला जो नियम है वह नियम ये कहता है कि यदि, नियम नंबर 5, यदि किसी लघु वर्ण पर अनुस्वार, क्या अनुस्वार, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बिंदु। अनुस्वार लगा होता है तो वह द्विमात्रिक हो जाता है या गुरुमात्रिक हो जाता है। यानी अनुस्वार के लगने पर वहां पर मात्राओं की संख्या हो जाएगी 2। अगला है यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के साथ यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के साथ अनुस्वार व चंद्र बिंदु के साथ अनुस्वार या चंद्र बिंदु है तो ह्रस्व का ह्रस्व तथा
दीर्घ का दीर्घ ही रहेगा, दीर्घ का दीर्घ ही रहेगा। यानी कि ह्रस्व के साथ यदि अनुस्वार है या चंद्र बिंदु है ह्रस्व और दीर्घ स्वर के साथ यदि अनुस्वार चंद्र बिंदु है तो ह्रस्व स्वर तो क्या हो जाएगा, ह्रस्व का दीर्घ अनुस्वार के साथ। सॉरी एक बार देखिए, इस नियम को दोबारा पढ़ेंगे अपन। यदि ह्रस्व और दीर्घ स्वर के साथ, दीर्घ स्वर के साथ यदि चंद्र बिंदु है तो ह्रस्व रहेगा, ह्रस्व स्वर ह्रस्व रहेगा और दीर्घ स्वर दीर्घ ही रहेगा। यानी इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि ह्रस्व के साथ में चंद्र बिंदु है तो वह ह्रस्व, और यदि दीर्घ के साथ में चंद्र बिंदु है तो वह दीर्घ स्वर रहेगा, यानी कि एक और दो मात्राएं गिनी जाएगी। अगला जो नियम है वो इस प्रकार है कि छंद के चरण के अंत में, छंद के चरण के अंत में यदि मात्राएं आगे पीछे हो रही है, छंद के चरण के अंत में, छंद के चरण के अंत में आवश्यकता अनुसार मात्राओं की संख्या को छोटा या बड़ा किया जा सकता है, छोटा या बड़ा किया जा सकता है, छोटा या बड़ा किया जा सकता है। तो ये थी मात्राएं, ये मात्राओं के 8-7 नियम हैं कि कौन सी मात्रा कहाँ लगेगी। छोटी मात्रा भी बड़ी हो जाती है, बड़ी मात्रा भी छोटी हो जाती है। चंद्र बिंदु हो तो क्या होगा, और यदि अनुस्वार हो तो क्या होगा। ह्रस्व स्वर के बाद में यदि कोई संयुक्त वर्ण है, ह्रस्व स्वर के बाद में कोई संयुक्ताक्षर आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, तो मात्रा किस प्रकार से क्या होगी। थैंक यू। आगे का अपन बाद में देखेंगे।